इवनिंग सर। Good हेलो evening. बच्चों, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, गुड sir. इवनिंग ऑल। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ये एक दो क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा, ठीक है, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। एक तो ये वाला और एक अगले वाला और भी इम्पोर्टेंट है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं कुछ लोगों से कुछ स्पेसिफिक वैलेंस फैक्टर्स पूछना चाह रहा था। एक तो सुहानी, तुम एब्सेंट थी लास्ट क्लास में। Yes, sir. So मेरा medical appointment था एक. चलो, तुम ऑक्जेलेट का वैलेंस फैक्टर बताओ। Sir 2. ओके, वेरी गुड। अच्छा, सिमरन तुम भी एब्सेंट थी लास्ट क्लास में। यस सर। सर मेरी सेकंड शिफ्ट चल रही है ना आजकल, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पा रही फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर KMnO4 का वैलेंस फैक्टर तुम बताओ। सर एसिडिक में 5 कंसिडर करते हैं, OH माइनस में 1 और न्यूट्रल में 3। चलो बढ़िया। तनिष्क, 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 विनायक, Yes, sir. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वैलेंस फैक्टर बताओ। 1. नहीं, क्या बात कर रहे हो, तुमसे ये ऐसी उम्मीद नहीं थी। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड Yes, sir. 2. 2, दोनों Yes. केसेस एज ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। Yes, sir. दोनों No, केस yes, sir. है, यस या Yes, नो? sir. Yes, sir. यस, ओके। विनीत, राजपाल, विनीत sir. राजपाल। अच्छा, तुम बताओ बेटा, आयोडीन का वैलेंस फैक्टर। मुझे आज सबकी जरूरत पड़ेगी ना I2 का, I2, और वो किस में जाता है, सर उसका एंड क्या होता है? यस। सर आप एक बार रिपीट कर देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं तुमसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा। मैं तो सबसे अभी पूछ रहा हूँ बस वैलेंस फैक्टर्स, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। सर एक डाउट था पिछले क्वेश्चन में। तुम मुझसे व्हाट्सएप पे स्पेसिफिकली पूछ लेना बेटा, है ना, मैं बता दूंगा अभी। ओके, जस्ट Sir, iodine का 2. आयोडीन का, हाँ विनीत बताओ। 2. 2 किस में जाता है वो, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? Sir, 2I minus होगा. यस, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, गौरव सिंह, तुम बताओ। प्रेजेंट, प्रेजेंट, तनिष्क, Sir, बोलो। आज एसिड वाला आप बताएंगे. आज सब पूरा बता दूंगा मैं, आज इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि इसके फिर क्वेश्चंस आराम से होंगे। फिर मैं मॉड्यूल शेयर कर लूंगा कल या मंडे तक, ठीक है। तनिष्क, तुम बताना चाह रहे थे K2Cr2O7 का वैलेंस फैक्टर। सर किसका बताना है? डाइक्रोमेट, सर मतलब कि क्या उसका क्या फॉर्मूला क्या होता है सर? K2Cr2O7 सर पोटेशियम। K2Cr2O7 सर एक सेकंड बस। देख देख के बता रहे हो ना? नहीं 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 सर। हाँ, सर पक्का। KMnO4 का मेरे को याद था 3 स्टेट में जाता था वो, और वैसे मैंने K2C सर 2 है क्या? 2 या 1 नहीं में? नहीं नहीं नहीं, सर 6 Plus 6, sir. 6 सबको याद है, यस सर 6 है. ठीक है। Yes, sir. अब सब लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे सामने दिख रहा है। कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग को मैं करा चुका हूँ, ठीक है। आज बट मैं पूछूंगा जिससे बताएगा भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फटाफट से निपटा दो।
आंसर मत बोलना, बस यस बोलना, यस। Sir, जिसका done. होता है वो यस बोलता जाए। ओके Yes, sir, done. ओके Sir, done. ओके Sir, done. गुड Sir, done. गुड। Sir, तो हाँ Sir, yeah, done. डन। ओके ओके। तो अब Sir, done. ओके, अब बताएंगे अभी देवांश, क्या आंसर आ रहा है आपका? 5/2. आपका बी आ रहा है। Yes, sir, 5/2. ओके, अदिति त्रिपाठी आंसर नहीं हुआ। चलो, आदित्य मिश्रा Sir, 5/2. 5/2। Yes, अच्छा, sir. आदित्य श्रीवास्तव Sir, 5/2. ओके। Option B. अच्छा देखो, आपको करना क्या है बच्चों, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता आपको कि ये मिली इक्विवेलेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीलेट? तो ये बताओ, याद करो, ऑक्सीलेट CO2 में जाता था Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। Reduce करेगा. Reduce. Reduce करेगा. अब याद करो KMnO4 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये किस में जाता था, MnSO4 में। ठीक है, अब अपने को कुछ नहीं करना बेटा, मोल एक फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, इक्विवेलेंट्स के दो ही फॉर्मूले मैंने कहा रट लो। Sir, moles into valence factor. To valence factor. मिलीमोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़े हम, तो मोल्स ऑक्सीलेट के पूछे हैं, तो ये बताओ मिलीमोल्स इनटू या मोल्स into 1000 into valence factor of KMnO4 5, और बताओ KMnO4 के कितने मोल्स ऑक्सीडाइज कराने हैं बच्चों? 1. ये One. किस किस को समझ में आ गया? Yes, 1 sir. यहाँ रखा। Yes, sir. 1 into 1000 क्या है, मोल्स की Millimoles. 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 और ये क्या हो गया, वैलेंस फैक्टर। Valence factor. Valence factor. ठीक है, अब निकालने हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट। इतना पार्ट इनटू 1000 क्यों कर रहा हूं मैं, तुम्हारा मन ना हो तो मत करना, क्योंकि दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करा है, वो कैंसिल ही होना है अल्टीमेटली। ऑक्सीलेट का वैलेंस फैक्टर बताओ। 2. 2. किस किस को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. किसी को भी? शिवांश, शिवांश Yes, sir. Yes, हुआ, समझ में आया? yes, sir. ये इनमें कुछ बैलेंस फैक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जी, ये सर। चैप्टर बहुत आसान पड़ेगा। सर अदिति, एक्चुअल मैं अभी कवर कर रहा हूँ पीछे का हाँ। बैकलॉग। कोई दिक्कत। अदिति त्रिपाठी तुम्हारा आया ये? यस सर, आ गया। नहीं आया समझ में अभी? सर आ गया। दो ही फॉर्मूले हैं, दो ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, या तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम N1V1 बराबर N2V2, या फिर मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। बस इन दोनों को आपको इक्वेट करना है। ये एक और अच्छा क्वेश्चन, इसे करो तो अब आगे बढ़े, और ध्यान से सुनना उसके बाद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है, बिल्कुल जेई लेवल का है, एडवांस लेवल का। ट्राई करो। Sir, M/28. यस,
Sir, N/28. यस सर एक बार बता दीजिए वाला क्वेश्चन। सब बताऊंगा, एक बार ट्राई कर लेते अच्छा रहता। अनुश्री नारायण क्या आ रहा है? M/28। अश्विन चलो सुनो, यहाँ पे जल्दी से आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। -1. +3। हमेशा +3. आर्सेनिक के दो ही होते हैं बेटा, आर्सेनिक के या तो +3 होते हैं या +5 होते हैं। याद है जैसे आयरन का मैंने बताया था +2 +3, टिन का बताया था +2 +4, आर्सेनिक का +3 और Yes. +5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर आर्सेनिक का और मेटल के साथ जब भी सल्फर होगा, मेटल के साथ जब भी सल्फर होगा, डायरेक्ट सिर्फ मेटल और सल्फर होंगे, तो ये सल्फाइड के फॉर्म में होगा बेटा। सल्फर मेटल के साथ जब भी अकेले सल्फर होगा तो वो सल्फाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ आर्सेनिक का तो +3 आ गया, सल्फाइड सल्फर का -2 आ गया। बताओ चार्ज बैलेंस हो गया ना? Yes, sir. ठीक बात। Yes, अब sir. आर्सेनिक ऑक्सीडाइज होके बच्चों कहाँ पे जा रहा है? एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है उसने, देखो। ठीक है, तो यहाँ आर्सेनिक 2, यहाँ 2, ये 10, ये 6, ये 4। इतना समझ में आया? कभी कभी क्या होता था याद करो, कभी कभी इसे सॉल्ट में सर कैटायन। दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इसमें। यस, कैसे पता चला? आर्सेनिक का एंड प्रोडक्ट +5 दिया और सल्फर का एंड प्रोडक्ट देखो क्या दिया, जल्दी बताओ। सर +6 SO4 -2 -. +6 SO4 2 -. हाँ, SO4 2 मतलब S +6। तो सोचो S +6 में चला गया और 3 सल्फाइड है, तो बताओ यहाँ एक सल्फर अगर -2 से +6 में जा रहा है तो एक सल्फर के कारण 8 का एक्सचेंज होता कि नहीं? बताओ जल्दी। Yes, sir. यस सर। 3 के कारण कितने का होगा? 8 दिया 24. 24। और इसका मैंने ये तरीका तुम्हें बता ही रखा है। सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी को डाउट? सर एक बार फिर बता देंगे। एक बार फिर से देख लो। जब भी कोई भी मेटल, ठीक है, जैसे CuS, Cu2S, जब भी ये सल्फर किसी मेटल के साथ डायरेक्ट होगा तो ये तो हमेशा सल्फाइड होगा बेटा। ठीक है, सल्फाइड। ठीक है, ओके सर। तो इसका अगर सल्फाइड है बोलो तो आर्सेनिक का कितना आ जाएगा? फिर निकाल लेते हैं। 2x -6 = 0। 3। और आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज किस में कराया गया बच्चों? बोलो। +5। सल्फाइड को कहाँ ले जाया गया बच्चों? सल्फेट। सल्फेट मतलब +6। बोलो। Yes, sir. यस सर। सर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 Yes, आई ना? sir. सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यस -2 और इधर एंड प्रोडक्ट में उसके +6 है, मतलब किसी सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसे ऑक्सीडाइज करवा दिया गया होगा। और सर वैसे ही फिर आर्सेनिक की आ गई फिर। आर्सेनिक की, हाँ, मतलब ऐसे करके आ गई। 2x -2 × 3 +3। ओके सर, ओके। नाम भारी भरकम है कुछ नहीं। आयोडोमेट्रिक से पहले बच्चों आयोडीमेट्रिक करा देता हूँ, वो आसान है। आयोडीमेट्रिक फिर आयोडोमेट्रिक।
आयोडी का मतलब आयोडीन के हेल्प से, आयोडीन के हेल्प से। तो अब मुझे बताओ आयोडीन टाइट्रेशन में इसमें जाती थी कि नहीं? यस बोलो। यस सर। ठीक है, तो आयोडीन अगर खुद को रिड्यूस करती थी तो ये बताओ आयोडीन खुद को रिड्यूस कर रही है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी। ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये बताओ अगर मैं ये लिख रहा हूं एस्टिमेशन ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइपो with the help of iodine, तो ये किस किस को समझ में आ गया? मतलब आयोडीन का एक स्टार्च कॉम्प्लेक्स, आयोडीन को स्टार्च में डिसॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है बच्चों, जो कि पानी में बना रखा है ये, जो कि ब्लू इन कलर है। ठीक है, एक्चुअली आयोडीन प्लस स्टार्च, स्टार्च इज इंडिकेटर। ठीक है, ये कौन सा कलर देते हैं? अपने आप पानी नीला हो जाएगा। आयोडीन को जब पानी में पास करोगे ना, ठीक है, और उसमें जरा सा एक दो बूंद स्टार्च मिला दोगे तो अपने आप ये कॉम्प्लेक्स बन के कलर ब्लू हो जाता है। ठीक, अब ये बताओ आयोडीन की टाइट्रेशन अगर मैं हाइपो से करता हूं तो पहले तो ये मुझे बताओ समझ में आया क्या कि हाइपो इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? बताओ, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो? यस सर। यस सर। तो बस मुझे ये करना होगा कि मुझे एस्टिमेशन किसका करना है बेटा? किसी भी reducing एजेंट का एस्टिमेशन किसके हेल्प से? आयोडीन के। अब तुम कहोगे कैसे होगा, तो मैं कहूंगा 1 सेकंड में हो गया बच्चों। मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। इसमें तो बस एक ही टाइट्रेशन होती है, आयोडीमेट्रिक में बस एक ही टाइट्रेशन होती है, जबकि आयोडोमेट्रिक में 2 टाइट्रेशन कराई जाएंगी बैक टू बैक। तो सबको याद हो गया, आयोडी आया, डी आया, तो इसका मतलब आयोडीन के हेल्प से, ठीक है, आयोडीन के हेल्प से पहली रिएक्शन स्टार्ट हुई। मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइपो। अच्छा, अब तुम कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसका, जैसे ही इसका हमने एस्टिमेशन करा कैसे सर, ये नहीं समझ में आया। तो ये बताओ, तुम इसकी मोलैरिटी नहीं पता आपको, एक्स मोलर है, ठीक है, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम तो तुम्हें पता होगा ना कितना मिलाया तुमने? यस सर। यस सर। तो इसकी मोलैरिटी अगर हमें पता है, इसका वैलेंस फैक्टर 1 है, ठीक है, वो हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्या चेंज होगा जो तुम्हें पता लगेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई? तो तुम्हें यहाँ कोई विसल थोड़ी बजेगी, सीटी थोड़ी बजेगी, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। होगा क्या, जैसे जैसे ये आयोडीन, जैसे जैसे ये आयोडीन, जैसे जैसे ये आयोडीन इसमें कन्वर्ट होगी, ये ब्लू कलर हटता चला जाएगा, और धीरे धीरे जब ये पूरी आयोडीन कंप्लीटली क्या हो चुकी होगी, कंप्लीटली क्या हो चुकी होगी, कंज्यूम हो चुकी होगी, किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी बच्चों? I माइनस। तो ये ब्लू, दिस ब्लू कलर विल चेंज टू येलो। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? येलो में। तो यहाँ तक ये अभी ब्लू, और ये कैसा हो जाएगा? येलो। सर तो हाइपो में ब्लू से येलो जाएगा कि अलग अलग में होता है? क्या मतलब?
सर मतलब कि नहीं जैसे नहीं ये नहीं हमेशा नहीं, नहीं, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कोई सा भी ले लो, यहाँ तो कोई सा कलर भी, ब्लू से हमेशा येलो ही जाएगा। क्योंकि नीचे तो आपके पास आयोडीन है ना, यस सर, यही तो चेंज होगा ना, ये तो फिक्स है ना आयोडीमेट्रिक में। यस सर, आयोडीन और स्टार्च फिक्स है। यस सर। हाँ सर तो मतलब येलो ही, मतलब ब्लू से येलो कलर टर्न होगा ये जो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालें। बस इसका क्वेश्चन करते हैं। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर देना। हाँ सर हो गया। सर ईडियोमेट्री क्या होता है सर? उसमें आयोडीन होती कौन सी? है सर? ईडियोमेट्री सर। आयोडीमेट्री सर आयोडी था सर, एक ईडियो भी तो होती है। ये हाँ सर, ये सर इस पे भी सर ये तो अगले चैप्टर में आ रहा है बेटा, गैसियस स्टेट में आ रहा है। ये तो मोल कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, मोल कंसेप्ट है, लेकिन पुट ये गैसियस स्टेट में किया गया है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, एक्चुअली एवोगैड्रोस लॉ। यस सर, ये क्वेश्चन था सर मोल का। हाँ तो ये सब ये अगले चैप्टर में आ रहा है। ओके। अब सब लोग करेंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग कर डालेंगे। मुझे पता है कि तुम लोगों को ये चैप्टर बड़ा आसान लग रहा है। ट्राई करो, तुम करो कि मैं कर दूं? सर पहले हम लोग ट्राई कर लेते हैं। करो, आराम से करो, आराम से करो। तो 1 मोलर। यस, क्या नाम है? सो 1 मोलर आ रहा है। ठीक, 1 मोलर। सर 1 मोलर। सर 1 मोलर। ठीक, सर 1 मोलर। हाँ सही है। बताओ इसमें कहीं भी इसमें आयोडोमेट्रिक का जिक्र है? नो सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ अब सॉरी आयोडीमेट्री का जिक्र है? नहीं है। इसकी लैंग्वेज अगर मैं ऐसे लिख दूं, बताओ एक ही बात है कि नहीं? एक ही बात है? यस Yes, सर। ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं ये ना बताता तुम्हें आयोडीमेट्रिक, तो तुम्हें लगता पता नहीं क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। आयोडीमेट्रिक तो हमने पढ़ा ही नहीं,
जबकि है वही, मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने हैं आपको। इसमें नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊं कि मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर का? मोल्स इनटू द वैलेंस ये बताओ, ये सबके मोल्स आ गए? Yes, sir. Yes. Yes, ये sir. सबके मिली मोल्स आ गए? ये सबके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब इसको काट देते हैं बेटा। 10 10 200 आ जाएंगे ये। मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इज इक्वल टू x इंटू 1, ये मैंने मोलैरिटी मान ली, ये वैलेंस फैक्टर रटा है अपने को, और इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ बेटा? 200. 200। इस बार मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? Normality. Clarity. सबको आ गया समझ में? सिंपल है। आयोडी मैट्रिक रट गया। वाइवा वगैरह में स्कूल में पूछ सकते हैं कि आयोडी मैट्रिक किसके लिए यूज करोगे? बताओ, आयोडी मैट्रिक किसके लिए यूज करोगे? एस्टिमेशन ऑफ एनी Reducing. Iodine. विद द हेल्प ऑफ I2। ठीक है। सर इस प्रोसेस में मतलब आइडियोमेट्रिक में जो स्टार्च का एक ही रोल होता है जो उसको कलर देता है, बस एज सच उसका एक कोई से और 1 से 2 ड्रॉप डाले जाते हैं बेटा इंडिकेटर्स इसलिए इतने कम डाले जाते हैं जिससे कि ये खुद पार्टिसिपेट ना करने लगे रिएक्शन में। इसकी पूरी थ्योरी आएगी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, पूरा समझ में आएगा कि हाउ कलर चेंजेस। ये सब पीएच डिपेंडेंट होता है कलर चेंज। ठीक है, यस सर, मतलब एज सच इसका कोई अदर रोल नहीं है, बस ये कलर देता है। कोई भी रोल है ही नहीं, सिर्फ ये है कि कलर चेंज हमें पता चले। तो ऐसा हम सब्सटेंस ढूंढते रहते हैं कि कौन सा हमें कलर चेंज शो कर देगा एंड पॉइंट के करीब। ऐसा ना हो कि एंड पॉइंट से बहुत पहले कलर चेंज शो कर दे। ठीक है, तो मतलब स्टार्च भी एक पीएच लेवल इंडिकेटर है? नहीं, स्टार्च पीएच लेवल नहीं है। वो जो मैंने बताया ना आयनिक इक्विलिब्रियम में जब मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा तो मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये तीन ये पीएच के हिसाब से कलर चेंज करते हैं। जैसे फिनोप्थिलीन 8 to 10 में पीएच चेंज में जैसे ही जाता है कलर चेंज कर देता है। मिथाइल ऑरेंज 3.1 to 4.4 में, और ब्रोमोथाइमोल ब्लू करता है 6 to 8 में। ये तीन होते हैं पीएच सेंसिटिव। स्टार्च का तो बस यहाँ पे ये है कि स्टार्च आयोडीन के साथ बस यूनिक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स बनाने की, और जैसे जैसे आयोडीन खत्म होता जाएगा वो स्टार्च यूजलेस होता जाएगा, है ना, और ब्लू कलर उसका खत्म होता जाएगा। स्टार्च का अपना कलर नहीं है, स्टार्च प्लस आयोडीन का कलर है। बोलो Yes. Yes, sir. सर तभी मतलब पहले जब हम लोग बायो के एक्सपेरिमेंट करते थे तो स्टार्च इंडिकेटिंग मतलब हाँ। एक टेस्ट होता था आयोडीन डाल। हाँ, सर आप रिपीट कर देंगे, जब हम लोग ने मोलैरिटी निकाल ली थी उसके बाद आपने क्या बोला था? मैं वापस डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ पे? सर मोलैरिटी निकाल ली थी उसके बाद आपने कुछ कहा था क्या आपने? ना, कुछ नहीं कहा मैंने, तो बस इतना कहा कि ये कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे आयोडीन के साथ स्टार्च की यूनिक प्रॉपर्टी है ब्लू कलर बनाने की।
ठीक है, और स्टार्च अगर अकेला पड़ जाएगा, आयोडीन नहीं होगी, तो देयर विल बी नो ब्लू कलर। तो आयोडीन छूटती जाएगी छूटती जाएगी छूटती जाएगी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, और I- में जाती जाएगी, ठीक है, तो वो ब्लू कलर डिसअपियर होके अपना कोई और कलर आ जाएगा। बस अपने को तो ये याद रखना है ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है, किसमें जा रहा है ये भी लर्न करने की जरूरत नहीं होती। ओके सर। करोगे? Yes, sir. So 76 gram. Yes, sir. Yes, sir. 76. Yes, sir. 76 76 gram. 76 grams. 76 grams, sir. ये बताओ पैरस किस में जाएगा? अच्छा, इसमें सल्फेट तो नहीं जाएगा ना? अगर C2O4 होता, C2O4 होता तो CO2 में जाता। CO2 में दोनों ऑक्सीजन। सही है। $152 आ रहा होगा इसका। यस सर। Yes, मोल sir. पे
into 1000 मिलीमोल्स आ गए, into 1 वैलेंस फैक्टर आ गया। तो ये आया 150, सही है। 76 ना इसका हाफ। यस सर। किसी को डाउट? सर डाउट तो नहीं, बस यही चीज पूछना है कि हम लोग ये दिखाना होगा कि वैलेंस फैक्टर कैसे निकला अगर सब्जेक्टिव पेपर में आया तो। ये तो अपने लिए है, ये तो अपने लिए लिख रहा हूँ मैं। आदत डल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी गलती मिनिमाइज हो जाएगी। बट ये है कि तुम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि इतना लिखने में टाइम नहीं लगाओगे, बस इतना है। सब्जेक्टिव पेपर में दिखाना हो। सब्जेक्टिव में तो होता ही नहीं, जेई में कोई टेंशन ही नहीं है। स्कूल में दिखा देना अगर आए तो। आता है स्कूल में इस टाइप का? नहीं सर। अच्छा चलो, लेट्स कम टू, क्लियर हो गया आयोडीमेट्रिक? बोलो। यस सर। ठीक है, लेट्स कम टू आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। सी, आयोडीन साइंटिस्ट को इतनी बढ़िया लग गई क्योंकि स्टार्च के साथ ये ब्लू कलर छोड़ रही है, बना के रख रही है, और वो ब्लू कलर हट रहा है, कि साइंटिस्ट ने सोचा कि ये ऐसा क्यों करें कि आयोडीन को सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रखें। ठीक है, क्योंकि आयोडीन तो राउंड राउंड मारती है। I- को कभी I2 में कर लो, I2 को कभी I- में कर लो। तो अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट estimation of oxidizing agent with help of I2। अब तुम कहोगे कुछ समझ में नहीं आया, अभी तो आपने I2 को कहा था कि I2 के हेल्प से तो रिड्यूसिंग कर सकते हैं, और वैसे भी I2 अगर I- में जा रहा है, ठीक है, बताओ, I2 अगर I- में जा रहा है वो तो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो। यस सर। तो क्या लिख रहे यस सर। ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है तो। हाँ अब सुनो, इसमें अपना स्टार्टिंग मटेरियल बेटा फर्स्ट टाइट्रेशन में I2 ना होके I- होगा। ठीक है, अब ये जो आयोडीन लिबरेट होगी, ठीक है, ये जो आयोडीन लिबरेट होगी, ठीक है, अब ये बताओ कि KMnO4 ये बताओ, यहाँ पे मैं मिलीक्विलेंट ऑफ KMnO4 is equal to milliequivalent of I- is equal to milliequivalent of I2 लिख सकता हूँ? सर ये फिर बता दीजिए। देखो इस बार स्टार्टिंग मटेरियल बेटा I2 नहीं है, इस बार स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? सर आयोडाइड है, आयोडाइड। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल इज नाउ आयोडाइड। ठीक है, बट अब ये बताओ, अब ये जो आयोडीन लिबरेट होगी, अच्छा टाइट्रेशन तो इसकी और इसकी हुई ना बेटा? यस सर। यस सर। टाइट्रेशन तो I- वर्सेस KMnO4 हुई। यस ये सर। जो आयोडीन लिबरेट हुई, इसको ट्रैप किया जाएगा, इसको ट्रैप किया जाएगा, सेकंड टाइट्रेशन कराई जाएगी। सेकंड टाइट्रेशन वही होगी बच्चों, आयोडीमेट्रिक वाली। अब मुझे बताओ, सेकंड टाइट्रेशन के लिए मैं ये लिख सकता हूं कि मिलीक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिलीक्विवेलेंट ऑफ हाइपो।
यस सर। यस सर। ठीक है, अब बताओ मुझे ये I2 जो लिबरेट हो रही थी ये वाली तो है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर थे ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। यस सर। ठीक है, और इसके मिली Yes, sir. इसके मिली इक्विवेलेंट मुझे नहीं पता चले, बट इसके मिली इक्विवेलेंट मुझे हाइपो से पता चल जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो इसके और इसके बराबर, इसके और इसके बराबर, तो क्या बताओ इन दोनों के बराबर नहीं होंगे? होंगे। देखो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, घुमा दिया एकदम। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो करना है। बताओ ये हम करते आए कि नहीं? कितनी बार तो करा हमने कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइपो इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो यस सर। Yes, sir. ठीक है, बट हुआ क्या? सारा काम आयोडीन के हेल्प से कराया। तो अल्टीमेट रिएक्शन इज ultimately what you have to do is milli equivalent of KMnO4 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका हम एस्टिमेशन कर रहे हैं इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। नहीं आया समझ में? एक बार सेट ऑफ रिएक्शन देख लो। Sir, first iteration नहीं आया. हाँ, फर्स्ट आइटरेशन में रिएक्शन किसका होता है? फर्स्ट आइटरेशन में रिएक्शन होगा NaI वर्सेस KMnO4। आयोडीन लिबरेट होगी, उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसकी टाइट्रेशन वही आयोडीमेट्रिक वाली करा लेंगे हाइपो से। तो ये पता लग जाएगा हाइपो के मिली इक्विवेलेंट से, ये पता लग जाएगा यहाँ कितने मिली इक्विवेलेंट लिबरेट हुए, है ना? और इसके मिली इक्विवेलेंट उतने ही लिबरेट होंगे जितने इसके और इसके रिएक्ट करेंगे। तो बताओ इसके मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर ही तो हो गए अल्टीमेटली। बोलो सर आपने इधर KMnO4 का क्यों रिएक्शन कराया है? हमें एस्टिमेशन इस बार बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एस्टिमेशन करानी है। तो मैं स्टार्टिंग मटेरियल I2 नहीं ले सकता था, ठीक है, क्योंकि I2 भी ऑक्सीडेंट और ये भी ऑक्सीडेंट। तो मैंने स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले लिया? I-, क्योंकि मुझे पता I- I2 में चेंज होगा I-, और फिर ये जो आयोडीन लिबरेट होगी फिर इसको मैं पता लगा लूंगा हाइपो के हेल्प से। तो मुझे इसके मिली इक्विवेलेंट इसके मिली इक्विवेलेंट के बराबर और इसके मिली इक्विवेलेंट इसके और इसके सबके बराबर। तो अल्टीमेटली मैं इसके मिली इक्विवेलेंट उड़ा दूंगा, ये हटा दूंगा। ये अगर बराबर है तो बताओ ये और ये भी तो बराबर होंगे। यस सर। Sir, हाँ बोलो। सर मिली इक्विवेलेंट ऑफ I- और वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 ये बराबर कैसे हुए? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं 2 क्लासेस से कि मिली इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर नंबर में रिएक्ट करते हैं और बराबर प्रोडक्ट बनता है। याद करो 600 400 लिखा था ना? हाँ सर। ये लिखा था ना? इसके भी Yes, sir, 400 लिखा रिएक्ट था। करेंगे, इसके भी 400, इसके भी 400 बनेंगे, इसके भी 400 बनेंगे। बस उसी का फायदा उठा लेना। Yes, sir, okay. सर फर्स्ट आइटरेशन सर ये नहीं समझ आ रहा सर, मतलब सर I- तो है सर, आपने KMnO4 क्यों दिया है उसमें? मतलब बेटा अगर मैं ये बताओ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो I- को ऑक्सीडाइज करा पाएगा। यस सर। अब मैं यहाँ पे भी I2 ले लूँ तो ये तो भिड़ जाएंगे ना दोनों, तो कहेंगे कि रिएक्शन ही नहीं होगी यहाँ पे, दोनों के दोनों गेन करने वाले ले लूंगा मैं। तो लड़ाई थोड़ी करवानी है हमें कि इनके देखना है कि हमें इनमें कौन सा स्ट्रांग है, ये नहीं देखना हमें, हमें तो सिंपल रिएक्शन करानी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस टाइट्रेशन में धीरे धीरे पहले क्या आएगा? ब्लू कलर क्या होगा पहले?
अपीयर स्टार्स तो मिला ही रखा सर है, अपीयर होगा फिर डिसअपीयर हो जाएगा। फिर ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर हो जाएगा। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। करो। So 0.08 मोलर। तो 0.08 मोल है। सही है। मतलब इस केस में तो हमें दिया था कि एसिडिक मीडियम है, अगर ना दिया हो तो सर फिर इंटरप्रेट कैसे करें? नहीं, फिर तो एज्यूम करेंगे एसिडिक में ही चलती है मोस्टली। सर मोलारिटी 0.08 मोलर। 0.08 मोल। क्योंकि मैं याद करवाना हाँ, 0.8 क्योंकि मैं याद करवाना चाहता हूँ इसलिए मैं सेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो इस चीज़ की टेंशन ना लेना कि ये अभी हमें याद नहीं हुई है, याद धीरे धीरे होंगी। आयोडोमेट्रिक पढ़ते ही ऐसे दिमाग तुम्हारा चलने लगेगा। और तुम ये लिखोगे सीधे कि मिलीक्वलेंट ऑफ NaI इज इक्वल टू मिलीक्वलेंट ऑफ, बोलो, KMnO4 इज इक्वल टू मिलीक्वलेंट ऑफ I2। ठीक है, ठीक है। अब ये जो I2 है ये तो मैरीगो राउंड की तरह वापस I माइनस में भेज दिया जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। हाइपो, ये बताओ, इट्स अ पार्ट ऑफ आयोडीमेट्रिक, बोलो। यस सर। यस आयोडीन। सर। आयोडीन।
बताओ इसकी जगह मैं इस ये लिख सकता हूँ ना? यस सर। ठीक है, हाइपो का कितना है बच्चों? 400 इंटू 0.5 इंटू 1 और KMnO4 का अपने को निकालना है 500 इंटू मोलैरिटी निकालनी है इंटू 5, सही है ना? यस सर। 400 से उड़ा दो 2/25 है ना? यस सर। सबको समझ में आ गया? सर ये आयोडीन के साथ जो ये टाइट्रेशन सेकंड टाइट्रेशन है ना हाइपो का? हाँ, ये फर्स्ट है। सर एसिडिक मीडियम में 5 होता है KMnO4 का और न्यूट्रल में 3। न्यूट्रल में 3। कृष्ण प्रकाश, सर अगर यस सर। अभी ज्वाइन करा है क्या तुमने? सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था बीच में। तुम्हारी आवाज नहीं आनी ना, इतनी देर से आई नहीं थी आवाज। सर वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर। अच्छा चलो, सर हाँ पूछो तुम। सर अगर मीडियम ना दिया हो, जैसे इसमें एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, अगर अच्छा, उसमें लिखा ना हो तो क्या तब क्या हम लोग देखो देखो अगर मीडियम ना मेंशन करे एज्यूम एसिडिक ऑटोमेटिकली, अदरवाइज इफ न्यूट्रल तो 3, बेसिक तो 1, बस। ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो एसिडिक अज्यूम करना। यस यस। एक्सक्यूज मी सर। पूछते रहो, मैं लिख रहा हूँ। सर ये जो टॉपिक है सर, ये मतलब किस चैप्टर या किस यूनिट का पार्ट है? मतलब जो मेन मॉड्यूल है सर उसमें किस उसमें आएगा ये? अच्छा मैं बताता हूँ, ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट बेटा साथ साथ चलता है। एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन नंबर 11th की पार्ट 2 जो बुक है ना, पार्ट 2 में पहला चैप्टर है ऑक्सीडेशन नंबर। यस सर। है ना? बट स्कूल्स में ना नॉर्मेलिटी साथ साथ चला देते हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाते, बट नॉर्मेलिटी पूरी पढ़ा तो देते हैं। वैलेंस फैक्टर भी बहुत डिटेल में ना जाके बट करा देते हैं। एसिड बेस और थोड़ा थोड़ा KMnO4 के भी क्वेश्चन स्कूल में करा देते हैं, बहुत डिटेल में जाते नहीं। और फिर पूछ लेते हैं पूरे साल टर्म, अब तो खैर एक टर्म 1 ही होगा, टर्म 1 में पूछ लेंगे तो टर्म 2 में नहीं पूछेंगे, किसी के टर्म 1 में नहीं पूछेंगे तो टर्म 2 में पूछ लेंगे। तो सर ये रेडॉक्स का पार्ट है मतलब पूरा? रिडॉक्स टाइट्रेशन है ये, साथ में ये आपका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना एज इट इज, ये उसे भी थोड़ा तुम्हें क्लियर कर देगा। इसलिए स्कूल में ये साथ साथ मोल के ही साथ साथ पढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें प्रैक्टिकल समझाने में प्रॉब्लम ना आए।
पढ़ा क्वेश्चन? बोलो, पढ़ा सबने? समझ में आया? यस सर। बताओ KMnO4 खुद को रिड्यूस कर रहा था, तो फेरिक आयन भी तो खुद को रिड्यूस करेगा। यस सर। यस सर। ट्राई करोगे कि मैं करूं? करो, अच्छा करो। सर 200 ग्राम। यस सर। यस सर। का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? सर 400। 400 आ रहा है। 400 ग्राम। 96 into 3 112 3 6 18। ठीक है, सब लोग मुझे ये बताएं कि Fe2SO4 थ्राइस का वैलेंस फैक्टर 1 लिया कि 2 लिया? 2 लिया। 2 लिया सर। 2 हाँ, यही तुमने बिल्कुल सही काम करा, क्योंकि ये मेजर मिस्टेक है। मेजर मिस्टेक होती है, बच्चे पता है इसका 1 लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि फेरिक तो फेरस में जाएगा। बट बच्चों ये बताओ, फेरिक पर मॉलिक्यूल 2 एटम है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बताओ वो वैलेंस फैक्टर डबल नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। 1 मॉलिक्यूल के लिए इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बताओ इसका वैलेंस फैक्टर 2 आया, ये किस किस को समझ में आया? यस सर। आ गया यस सर। सर, आ मतलब आइडेंटिटी और मिस में मतलब चेक कर लिया मैंने पहले बैलेंस। क्या चीज? सर इसमें पहले बैलेंस फैक्टर चेक कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं कि फेरिक फेरस में जाएगा वैलेंस फैक्टर 1 ले लें, क्योंकि ये बताओ वो तो पर एटम होगा ना, यहाँ तो 2 एटम है ना हर मॉलिक्यूल में, पर मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाएगा ना पर मॉलिक्यूल। यस सर। इससे डिवाइड करते हैं कि इससे डिवाइड करते हैं? बताओ फॉर्मूले में क्या लिखा था? अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व कि नंबर ऑफ? अरे किसके स्पीकर में हो रही है ये? हाँ बताओ। सर नंबर ऑफ एटम्स। नहीं मॉलिक्यूल्स यार। यस सर। तो स्कूल में किसी फॉर्मूले की प्रूविंग भी पूछी जाती है केमिस्ट्री में? जैसे फिर जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स में से किसी की, या फिर डाइल्यूशन के वक्त किसी सोल्यूशन में। वाइवा में? नहीं सर, मतलब थ्योरी वाइवा किसी में भी। इस बार तो शायद टर्म 1 में तो ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं सारे। नहीं सर, मेरा सब्जेक्टिव भी आ रहा है, मिक्स है सर। हाँ तो फिर मोलैरिटी की डेफिनेशन, मोलैलिटी सबकी डेफिनेशन लिखने को आ सकती है।
यही आया सबका? Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ क्वेश्चंस बेटा एसिड बेस टाइट्रेशन के कर ले, बड़े सर क्या आसान। आंसर, फाइनल आंसर क्या था? 200 ग्राम। इसका कौन सा फॉर्मूला लगाया? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और इसका कौन सा लगाया? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से तो मोल आ गए, मोल इनटू 1000 मिलीमोल, मिलीमोल इनटू वैलेंस फैक्टर। ये पूरा 1000 से 1000 काट दिया, 400/2। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन देखने में इतने बड़े बड़े से लगेंगे और एक एक सेकंड के क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट पता है तो कुछ है ही नहीं बीच में। एक्सक्यूज मी सर। पहले बताओ इसमें H2SO4 का वैलेंस फैक्टर क्या लोगे? अगर उसने कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मानोगे? बोलो। कंप्लीट Yes, रिएक्शन sir. एज्यूम करना। हाँ, कुछ नहीं दिया तो बेटा कंप्लीट मानेंगे। अगर बोलता कि इनकम्प्लीट है ब्रैकेट में लिख देता, तब वैलेंस फैक्टर 1 लेते। तो बस अब तो मिलीक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के क्वेश्चन बिल्कुल वैसे हैं। पिछली बार क्या कर रहे थे हम? पिछली बार किसके मिलीक्विवेलेंट किससे इक्वेट कर रहे थे? ऑक्सीडेंट के रिडक्टेंट से। इस बार किसके कर रहे हैं? एसिड के बेस से। बोलो। एसिड बेस में Yes, एसिड में Yes, sir. एसिड बेस में उतने टफ बनते नहीं है क्योंकि उसमें वैलेंस फैक्टर का इतना कोई झंझट होता नहीं है ना, ना कोई आयोडीमेट्रिक आयोडोमेट्रिक टाइप की ऐसी चीजें होती हैं। तो बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। तुम करना चाहो तुम करके आंसर बताओ। So 4 ग्राम। Yes, sir, 4 grams. 4 grams. 4 grams. अच्छा, सर H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2 कैसा आया? 2 रिप्लेसेबल है ना, और अगर कुछ नहीं बोला उसने तो हाईएस्ट वाला ही तो लेते थे, याद करो, कंप्लीट हाँ। न्यूट्रलाइजेशन मानते हुए। ओके सर, और अगर यही बेस होता तो हम लोग 1 लेते अभी, अगर NaOH का दिया होता तो। NaOH का तो ये लिया ना 1, ये देखो। यस सर, ओके मोल्स समझ गया सर। मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू 1000 क्यों करा? क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स है इस साइड। बोलो। यस सर, समझ गया सर एक बार इसके पहले वाला क्वेश्चन समझा दीजिएगा। समझा देता हूँ। देखो आयोडोमेट्रिक में I माइनस I2 में जाएगा और ये जो I2 लिबरेट होगी ये हाइपो के द्वारा एस्टिमेट कर ली जाएगी। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो जो रिक्वायर होंगे वो किसके बराबर होंगे? जितने I2 के मिली इक्विवेलेंट यहाँ आपको यहाँ लिबरेट हुए, और इसके मिली इक्विवेलेंट बेटा कितने लिबरेट होंगे? जितने यहाँ रिएक्ट करेंगे। बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट बराबर इसके मिली इक्विवेलेंट, और ये यही तो है, इसके मिली इक्विवेलेंट बराबर इसके।
ठीक है, तो ये अगर A बराबर B है, ठीक है, और B बराबर C है, तो A बराबर C होगा ना? यस सर। बस ये एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, एसिड बेस का नहीं है, सिंपल एक करा देता हूँ, ऐसे पहले बड़े आते थे आईआईटी में। ठीक है, सुनो भाई, इसके दो मेथड है। x ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना दिया गया। ये बताओ इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल is equal to gram equivalents of O2 is equal to equivalents of oxide। नहीं आई बात समझ में? यस सर, यस सर। अब बताओ कि ग्राम इक्विवेलेंट्स का एक फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। किस किस को समझ में आया? यस सर। ग्राम इक्विवेलेंस बोला गया। क्या चीज? ग्राम इक्विवेलेंस हटा दो, ग्राम इक्विवेलेंट्स हटा दो, इक्विवेलेंट्स लिख लो सिर्फ, मिली इक्विवेलेंट्स लिख लो सिर्फ, कोई टेंशन मत लो, हटा दो ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स लिखोगे तो बेटा इनटू 1000 होता जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? दोनों साइड ही तो करेंगे यार, है ना? बट ये तो याद होगा ना कि इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास, जैसे मोल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, ऐसे इक्विवेलेंट क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। चल ठीक, अब बताओ कितने इसके लिए अगर मैं लगाऊं इक्विवेलेंट्स निकालूं, तो बताओ इसका गिवन मास उसने कितना दिया, ध्यान से पढ़ो। 5। इतना किस किस को समझ में आया? यस सर। अब याद करो, मैंने एक क्लास में बताया था कि इक्विवेलेंट मास इसका ऐसे लिखा जा सकता है, इंडिविजुअल इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड। यस। और इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8 फिक्स है, 8। वो तो रेफरेंस है ना। आया समझ में? और भी सिंपल है बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे एक तरह से सर, ओल्ड थोड़ा इक्विवेलेंट last वाला कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं ना, किसका? तो ओल्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, तो डायरेक्टली हाँ 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 हाँ, ओल्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट का। दिस इज नॉट एसिड बेस, दिस इज नॉट रिडॉक्स, ओके डायरेक्ट से रहता है। ठीक है, सर थोड़ा नीचे कर दीजिए लास्ट वाले से। रिडॉक्स तो है बट टाइट्रेशन नहीं है। रिडॉक्स तो है, देखो रिडॉक्स तो है। देखो बताओ, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, यस सर। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, बोलो। यस सर। यस सर। रिडॉक्स तो है। अब इसका मेथड टू क्या? एक सेकेंड बस बेटा, मेथड टू बता दूं फिर तुम पूछना। मेथड टू क्या कि मुझे इसके हेल्प से करना है, इसके हेल्प से। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल
इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल तो वही हो जाएंगे x अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अब ये बताओ कि अगर इसका x ग्राम है, इसका y ग्राम बना, तो इसका कितना मास तो कंजर्व रहता है ना? यस सर। O2 का कितना मास कंबाइन y करा? minus x ग्राम। वेरी गुड। किस किस को समझ में आ गया? ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये स्कूल में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कर लोगे? एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ। x ग्राम ऑफ मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और उसका ऑक्साइड बना लिया, ठीक है? तो आपको तो बस इक्विवेलेंट मेटल, इक्विवेलेंट वेट, जैसे ही आपने देखा कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपने इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है? तो इसका गिवन मास पता था और इसका गिवन मास पता था, तो इसके बीच में आपने ओमिट कर दिए और इसके इक्वेट कर दिए एक बार, ठीक है? तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इसका इक्विवेलेंट मास सब्सटेंस का, सॉल्ट का तोड़ के लिख लिया अलग अलग, मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन जो अपने को 8 पता होता है, और यहाँ से इक्विवेलेंट मास निकाल दिया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके और इसके इक्विवेलेंट्स बराबर है, ठीक है? तो इसके तो वही हो जाएंगे x अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, बट ये अगर y ग्राम बन रहा है, ये x ग्राम था, तो ये y माइनस x कंबाइन करा होगा ना, ये 4 ग्राम, ये 10 ग्राम, तो बताओ 6 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करी होगी ना? यस सर। तो बस ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स के गिवन मास कितने हो जाएंगे? y माइनस x और उसका इक्विवेलेंट मास। समझ में आया? यस सर। यस सर। बताओ। सर 49 ग्राम्स। 49 सर। 49 49 ग्राम। ना ना, Then 49 सर 98 grams। सर 98 ग्राम। सर क्योंकि सर 1 मोल 98 NaOH ग्राम। है तो completely डिसोसिएट नहीं होगा। इस क्वेश्चन का देखो, ज़्यादातर लोगों ने ये मतलब लिया कि ग्राम इक्विवेलेंस इक्वेट करे, जबकि ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि अपने को वैलेंस फैक्टर मालूम करना है। एक मोल NaOH बस है मेरे पास, तो बताओ इसका मतलब 1 मोल H2SO4 में से मैं 1 H+ ही तो निकाल पाऊंगा। सो एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा। हाँ, ये किस किस को बात समझ में आई? यस सर। सर ये चीज रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखो, याद करो H2SO4 का वैलेंस फैक्टर, मैंने कहा था ना कि सो कितने हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस करता है उस पर डिपेंड करता हाँ, बोलो। यस सर। मतलब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज इसकी बहुत लोगों को लगता है, बट कहने का मतलब समझ में आया क्वेश्चन के?
कि मेरे पास 1 मोल ही NaOH है बस, तो बताओ मैं H2SO4 को कहाँ तक ले जा सकता हूँ? क्या दोनों H+ रिप्लेस कर सकता हूँ 1 मोल के? बोलो। नहीं सर, दोनों तो नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे हाफ मोल लिख दूं तो बताओ, तब तो मैं दोनों रिप्लेस कर दूंगा ना? यस सर। Yes, sir. यस सर एनीवेल डबल होना। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा, सबको आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर पर 98 के साथ ये एक बार बता। ये वैलेंस फैक्टर 1 हो गया ना बेटा? हाँ तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन तो मैं वैलेंस। डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर समझा सकते हैं? हाँ, फिर से समझा देता हूँ। 1 मोल NaOH ही है बेटा अपने पास, तो मैं कंप्लीटली इसे खत्म नहीं करा सकता। हाँ, 2 होते अगर मेरे पास तो मैं इसे पूरा खत्म करा देता। तो अगर इसका 1 मोल है तो मैं इसको सिर्फ इसके 1 मोल को किस में ले जा सकता हूँ? कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही होगा, तो मैं एक ही H+ रिप्लेस करवा पाऊंगा, तो ये एसिडिक सॉल्ट बना दूंगा मैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं करा पाऊंगा। तो अब इस केस में अगर एक ही H+ रिप्लेस हुआ तो वैलेंस फैक्टर 1 होगा ना? बोलो। सर अगर 2 मोल देता तो? कहाँ पे? सर 2 मोल? H2 हाँ, 2 मोल NaOH देता तो फिर वैलेंस, फिर आंसर 49 होता। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दिए सॉल्यूशन में। हाँ, सर बस आपने मोलार वेट किसका लिया? जिसका इक्विवेलेंट वेट पूछा, लो सर इसका इनकम्प्लीट रिडॉक्स क्यों होगा? बेटा क्योंकि NaOH लिमिटेड है ना। यस सर। किस किस को याद है कि पानी मिलाने से मिलीमोल्स चेंज नहीं होते? नहीं होते। Yes, sir. Yes, sir. यस सर Volume add हो. Volume add होता है. सर बस वॉल्यूम ऐड होता है। बस वही क्वेश्चन है बेटा। सर 0.06 मोलर। अच्छा, 15 अपॉन 250। सर मैंने मोलारिटी निकाली है। अच्छा नहीं अच्छा नहीं, नॉर्मेलिटी निकाली है, सॉरी। अच्छा तो नॉर्मैलिटी मेरी भी 0.06 आ रही है। So molarity 0.03. अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे मिलीमोल्स डू नॉट चेंज, ऐसे ही मिलीइक्विवेलेंट्स डू नॉट चेंज। on addition of what? वाटर तो बताओ H2SO4 के मिलीइक्विवेलेंट कितने हैं? 15
15. नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम 15. ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन में भी मिली इक्विवेलेंट्स वही रहेंगे बेटा, Yes sir. लेकिन फाइनल सॉल्यूशन में वॉल्यूम तो 250 हो जाएगा। यस सर। 245 प्लस 5 बोलो। यही आ रही है 0.06। Yes sir. सर ये लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा था? नॉर्मेलिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4 क्वेश्चन में। हाँ 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 हाँ। तो बड़ा टंग ट्विस्टिंग जैसा नहीं है? नॉर्मेलिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ, ओह नॉर्मेलिटी एंड, सर वही मेरे को लगा। हाँ 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 एंड, है ना। अच्छा अब आपका ये अब बताओ, ये तो लगा ही सकते हो तुम लोग। यही आ रहा था तुम्हारा? Yes sir. यस यही आ सर। रहा? हाँ चल, आ रहा है समझ में? सिंपल है तो ये सब तो। बताओ, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था मिक्सिंग में मिलीमोल्स, एक तो विदाउट रिएक्शन और एक विद रिएक्शन, याद है? व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस, केस 2। Yes sir. Yes sir. उससे भी कर सकते हो। तो याद करो, उसमें मैंने ये कराया था कि अगर रिएक्शन हो रही हो तो आप कंप्लीट रिएक्शन लिख लो। Limiting agent. लिमिटिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट। यस यस यस। और मैंने फिर ये कहा था कि अब ये बताओ कि रिएक्शन होने के बाद आपको किसको बचा के रखना है? बताओ सर जिसकी मोलैरिटी को डाइल्यूट, किसको बचा के रखना है? इस क्वेश्चन में पढ़ो, किसको बचा के रखना है? H2SO4। H2SO4. ठीक है, तो अब यहाँ मिली इक्विवेलेंट से क्वेश्चन और आसान हो जाता है। कैसे? बताओ, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट्स कितने थे बेटा? रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा। बताओ इनिशियल मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 250। यस सर 250। Yes sir. तो और बचाने कितने हैं बेटा? 150. Sir. तो इसका मतलब, हाँ 150 बचाने, तो इसका मतलब कितने मिली इक्विवेलेंट्स H2SO4 के न्यूट्रलाइज कराने? 100। इसका मतलब इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी। Yes sir. किस किस को समझ में आ गया? सर फिर बता दीजिए। सर नहीं आ रहा समझ। नहीं है? रिवाइज नहीं कर रखा देखो तुम लोगों ने। मैं तो ये कह रहा हूँ तुमसे कि तुम अगर किसी को नॉर्मेलिटी से
नहीं भी हो रहा तो मैं इस क्वेश्चन को, अगर मेरा पुराना रिवाइज्ड है तो मैं इसे मोलैरिटी से 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। चलो खैर, ये बताओ पहले के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं H2SO4 के? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम 250, ठीक है। खैर, अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको न्यूट्रलाइज कराएंगे कि नहीं बताओ? यस सर होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होगा ना। और न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद H2SO4 इतना न्यूट्रलाइज करा दो H2SO4 को कि उसकी बची हुई नॉर्मेलिटी कितनी बच जाए? 0.3। ठीक है, तो बताओ कि इसके मिली इक्विवेलेंट्स 250 थे, इसका मतलब 150 बच जाए, यही तो वो कहना चाह रहा है ना? यस सर। बोलो सर क्या 150 कैसे बचे मतलब? देखो 500 इंटू 0.5, ठीक है, 250। हाँ सर। और बचाने कितने हैं आपको? 0.3 नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो 500 इंटू 0.3, इतने तो बचाने भी तो हैं, पूरा थोड़ी H2SO4 न्यूट्रल। सर अगर मैं ये कहता कि 500 कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए बताओ कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, तो तुम क्या करते? एक सेकेंड में V इंटू 0.2 इंटू 2, V आ जाता कि नहीं? बोलो। आ जाता भी, लेकिन क्या इसे कंप्लीट न्यूट्रलाइज कराना है? इसे थोड़ा बचाना है। बचाना है ना, कितना बचाना भी है? 0.3 की नॉर्मेलिटी बचानी है। हाँ, तो बस इस तरीके से आपको सोचना है कि 250 से 150 इसके बचाने, 100 मिली इक्विवेलेंट आपको इसके खत्म करने। बोलो। यस सर। यस सर। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करूं, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो अब बताओ क्या होगा? अब क्या करोगे बच्चों? x अपॉन, मोल्स वाली फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सही है। यस सर। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्वेश्चन क्या? ये ओके सर, एक बार नीचे कर दीजिए। सर एक सेकंड ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। एक सेकेंड, बस क्वेश्चन लिखियो, इतना बाकी लोग करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म। न्यू चैप्टर, न्यू वीक, न्यू चैप्टर, गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर।
ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। आ रहा है समझ में इसका मतलब? यस सर। बताओ क्या होगी इसका बैलेंस फैक्टर, क्या लोगे इसका? 2 सर 2 सर 2 सर 2 इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर 126 आ रहा है। ये किस किस का समझ किस किस ने बिल्कुल ऐसे ही करा? यस सर। यस सर। यस सर ऐसे ही किया। एरिया यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। सर बोलो। तो स्टार्टिंग में जो आपने स्ट्रक्चर बताए थे तो सर उसको अभी फिलहाल के लिए याद कर लो। कहाँ बताए थे स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर? H3PO4 वगैरह के? यस सर। हाँ हाँ, वो तो अभी याद करने हैं। वो क्या अभी, क्या वो तो 12th में जाके याद करोगे, है ना? तो अभी कर लो। और अभी केमिकल बॉन्डिंग में इसकी इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताया जाएगा, ठीक है? तो जब इसका तरीका आ जाएगा, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का, ओ के साथ एच आ जाएगा। तो ओ हर ओ के साथ ना एक एक एच लगा देना, तो तुम्हें वैसी दिक्कत नहीं होगी। H3PO4 बन गया। ये आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में इसमें रेजोनेंस एंड बॉन्ड ऑर्डर आएगा एक टर्म, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो सर हाँ जितना, हाँ बोलो। सर बैलेंस फैक्टर निकालना तो जान के, लेकिन होता क्या है बैलेंस फैक्टर? वैलेंस फैक्टर जैसे वहाँ स्टोइकियोमेट्री थी ना बेटा, थी ना? बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग में स्टोइकियोमेट्री करनी होती है। यहाँ क्योंकि बैलेंस नहीं कर रहे, तो वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जगह क्या बना दिया गया? बैलेंस फैक्टर। बस। सर हाँ सर ये ऑक्सैलिक एसिड का सर ये वैलेंस फैक्टर कैसा है? अच्छा देखो, ये दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें मैंने क्या बता रखा है, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। ये वाला वाटर, ये तो वाटर तो वाटर बेटा कभी भी, इट इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इससे कभी नहीं निकलेगा H+। ये बेस के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। वाटर तो सिर्फ मीडियम होता है। क्या बेस को पानी में, NaOH को पानी में मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन हो जाती है? नहीं होती ना। तो ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये तो यहाँ पे पानी में मिल जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन बस यही दो है। सर वही H2O देखा था तो मेरे को लगा उसका भी हो रहा है। हाँ 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 ठीक है, ये डाउट आ सकता था। सर चलो ओके। हाँ सर एक लास्ट क्लास के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था।
हाँ जो बोलो। समझ नहीं आता। एक वो क्वेश्चन आपने कराया था कि it require 40 ml of 1 molarity Ce4+ to completely titrate 20 ml of 1 molarity SN2+ हाँ वाला। कराया था सर वो थोड़ा नहीं आ रहा समझ, जब खुद बस से उसमें करने बैठा तो नहीं समझ आ रहा था। उसमें वैलेंस फैक्टर आपको निकालना था, बस ये आ गया था वैलेंस फैक्टर 1 आ गया, वैलेंस फैक्टर 1 आ गया। अब अगर SN अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो सीरियम क्या करेगा? रिड्यूस। और यही चीज तो वैलेंस फैक्टर होती है। यस सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज अगर 1 है तो बताओ ये +3 आ जाएगी। बताओ ये चीज 2 होती तो ये +2 आता। सर कैसे? क्यों? 4+ +1 ही माइनस। नया बताओ, नया ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा इसका कैटायन पे चार्ज, क्या रह जाएगा? रिडक्शन हुआ ना, रिडक्शन इन्वॉल्व्स। अच्छा सर, ओके सर, समझा, आप समझा। सर हाँ बोलो। सर एक बॉन्डिंग से क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट कैसे होती है? तो हाइब्रिडाइजेशन में तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं। देखो एक्चुअली MOT में CO में जो आप बोल रहे हो ना, यस CO का जो एक्सेप्शन है वो ये वाला है, वहाँ पे ये हो जाता है σ1s, σ*1s, यस सर, σ2s, φ2p, φ2p, σ2p, फिर σ*2s आ जाता है। ये एक्सेप्शन है, यही IIT में हर साल पूछा जाता है घुमा फिरा के। ठीक है, ये याद कर लेना बस। ओके सर। स्कूल के कोर्स में नहीं आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड? स्कूल के कोर्स में है नहीं। बाकी बताओ, वैसे ये चीज यहाँ होनी चाहिए थी। यस सर, वो ये लास्ट में ले जाना बस। सर जब एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एनर्जी का थोड़ा मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि MOT इज मेनली फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस सर। ठीक है, और जब हेट्रो हो जाएंगे ना तो एक्सेप्शन देने लगती है MOT। यस सर, ओके। और जब एक्सेप्शन भी और ज्यादा हो जाएंगे, जब ग्रुप नंबर में डिफरेंस, अगर सर पीरियड नंबर अगर सेम या फिर 2 और 3 में तभी तो नॉर्मल रहता है ग्रुप नंबर। अगर ग्रुप में डिफरेंस इतना आ जाए, जैसे NO में कोई नहीं आता है, नहीं आता, CO में आ जाएगा। जब ग्रुप में डिफरेंस 2 या उससे ज्यादा हो जाए तो MOT फेल्स ऑन हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके सर। एंड सर जैसे नाइट्रोजन के आगे जो स्ट्रक्चर जैसे उसमें ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वहाँ बेटा 2s वहाँ वापस सही हो जाता है। पहले सिग्मा बनना चाहिए ना, ऐसे यस याद, सर, मैं तो ऐसे ही याद कराता हूँ कि 14 इलेक्ट्रॉन से पहले तक यस सर भाई, उल्टा है, पहले पाई बाद में सिग्मा। सर ऐसे ही याद, ऐसे ही कर लो। अब उसको एक्सप्लेन करते हैं 2s2p मिक्सिंग से। यस सर। हाँ, तो यहाँ क्या होता है कि 2s2p की मिक्सिंग होने लगती है 14 तक, और 14 के बियॉन्ड 2s2p की मिक्सिंग होती नहीं है, तो वहाँ फिर वापस सीधा हो जाता है। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay.